नमस्कार, समय शिखर में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। आज हमारे पास कुछ खास मुद्दे इस रूप में हैं जो आम जन सरोकार से जुड़े हुए हैं। बात प्राइवेट स्कूल की मनमानी को लेकर है, जिस पर नकेल कसने के लिए लंबे समय से लोगों की मांगे हो रही थी और आखिरकार बिहार सरकार ने एक फैसला जरूर लिया है। प्राइवेट स्कूल की मनमानी पर फीस वसूलने को लेकर नकेल कसने की पूरी और पक्की तैयारी सरकार ने कर ली है। बीते मंगलवार को ही कैबिनेट ने एक फैसला लिया, जो अब संभावना है, शेड्यूल्ड भी हो चुका है कि अगले हफ्ते सोमवार को इसे प्राइवेट स्कूल रेगुलेशन बिल की शक्ल में स्वीकार कर दिया जाएगा, पारित करा लिया जाएगा। अब तक 20 से 25% तक मनमानी फी वसूलते थे बढ़ोतरी के तौर पर प्राइवेट स्कूल के संचालक। जाहिर है, तमाम तरह के वर्ग के लोग अच्छी शिक्षा के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अपने बच्चों को वहां पढ़ाने भेजते हैं अभिभावक, लेकिन जेबें पूरी ढीली हो जाती है। सरकार ने सुध ली। पहले रिपोर्ट देखते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। बिहार सरकार राज्य के बेलगाम हो चुके प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसने की तैयारी में जुट गई है। अब प्राइवेट स्कूलों में न मनमाने ढंग से फीस बढ़ेगी और न ही किताब कॉपियों के नाम पर लूट होगी। एडमिशन के नाम पर मोटी रकम की वसूली भी अब नहीं होगी। काफी दिनों से निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक और समाज के दूसरा तबके भी लगातार हम लोग से कह रहे थे, शिकायतें कर रहे थे कि निजी विद्यालय में उनको बहुत परेशानी झेलना पड़ता है, मनमानी फीस वसूला जाता है, बढ़ोतरी कर दी जाती है, ड्रेस वगैरह वहीं से लेने के लिए कंपेल किया जाता है, किताबें भी वहीं से, जूता मोजा सब खरीदने की बाध्यता होती है। तो हम लोगों ने इस पर काफी उसको गंभीरता से लिया और इसको कैबिनेट से भी पास हो गया। 18 तारीख को ये विधेयक के रूप में विधानसभा में भी आएगा। तो हम लोगों ने उसको इस बात पे यह किया कि ये इसको मनमानी वृद्धि नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट स्कूल मनवाना, आप चपरासी के बेटा हो कि आप कलेक्टर के बेटा, उससे इस प्राइवेट स्कूलों को लेना देना नहीं होता है। तो गरीब के बच्चे जो हैं एक टीचर से 10 सब्जेक्ट पढ़ते हैं और अमीरों के बेटे जो हैं 10 टीचर से 10 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अगर सरकार ने ऐसी नीति अपनाई, इसके पहले भी था, रोस्टर था कि जितने नोटरडेम है, डनवास्को है, आपका जो है सेंट माइकल है, ये सभी स्कूलों में था कि जो स्लम एरिया के बच्चे हैं 25% उनको आपको स्थान देना होगा। फैसला आना अवश्यंभावी था और सरकार ने सही समय पे ये फैसला लिया है। और साथ साथ चूंकि कई निजी स्कूलों में राइट टू एजुकेशन एक्ट को भी पालन करवाना भी अनिवार्य है, तो सभी जिला अधिकारियों को भी ये निर्देश दिया गया है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में जो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है निजी स्कूलों के लिए, हालांकि आपके जो माइनॉरिटी स्कूल हैं उसमें ये नहीं आते हैं, लेकिन जो अन्य ट्रस्ट के माध्यम से, सोसाइटी एक्ट के माध्यम से जो रजिस्टर्ड स्कूल हैं वो सारे इसके प्रावधान में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बैठी कैबिनेट ने बिहार प्राइवेट स्कूल रेगुलेशन बिल 2019 के प्रारूप को मंजूरी दे दी। इसके तहत स्कूलों को सालाना अधिकतम 6 से 7% फीस बढ़ाने की इजाजत होगी। अभी निजी स्कूलों पर कोई नियंत्रण नहीं है। नतीजा, हर वर्ष फीस में 15 से 25% तक बढ़ोतरी हो जाती है। इसी सत्र में बिल को दोनों सदनों से पास कराने के बाद इसे कानूनी रूप दिया जाएगा। इस बिल से लोगों को बड़ी राहत मिल सकेगी। शिक्षा के प्रति जो सरकार कर रही है उससे हम लोग काफी संतुष्ट है और इससे हमारे बच्चे का डेवलप हो रहा है, ये काफी अच्छी बात है। जैसे फीस बढ़ोतरी वगैरह भी मनमाने तरीके से नहीं कर पाएंगे ये लोग? नहीं सर, ये सब ठीक है, प्रयास? हाँ बिल्कुल सही है सर, इससे हम लोग संतुष्ट हैं। ये सरकार का सकारात्मक रुख है। इससे क्या होगा, अभिभावकों पर जो है सो बोझ कम पड़ेगा। हर एक साल, हर एक वर्ष किताब बदलती है, फीस में बढ़ोतरी होती है और इसके बाद फिर लोग परेशान होते हैं। दूसरा विकल्प प्राइवेट के अलावा कुछ है नहीं, उतना सशक्त माध्यम है नहीं। सरकारी स्कूलों में गार्जियन नहीं ले जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ की जो स्थिति अभी है वर्तमान में, हालांकि सुधार हुआ है, नीतीश सरकार में है, इसका सुधार हुआ है, लेकिन उत्तम कोटि के वहाँ शिक्षक नहीं पाए जाते हैं। जो भी शिक्षक हैं वो जो सो अपना और
अन्य उद्देश्य रखते हैं। बहुत खुश है, सरकार को ये पहल और पहले ही करनी चाहिए थी। इसमें बड़े बड़े हम लोग भी स्कूल वाले हैं, ये तो छोटा स्कूल है। बड़े बड़े स्कूल वाले जो हर साल एडमिशन फीस के नाम पर वसूली करते हैं, ये सरासर गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए सरकार का जो फैसला है वो स्वागत योग्य है, हम लोग इसका स्वागत करते हैं। तो सरकार जो बिल ला रही है, इसके लिए ये होना चाहिए कि बच्चे अच्छे से पढ़ें और फीस कम हो और किताबें उनको सहूलियत से मिल जाए और नियम होना चाहिए, उसके लिए बच्चे भी रूल में रहें। ये बिल जरूर आना चाहिए, लोग विधानसभा में जरूर पास होना चाहिए, क्योंकि यह बिल खास करके जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनके लिए काफी लाभदायक होगा। एक बैनर के तले हम लोग लगातार मांग कर रहे थे कि जो ये विधेयक है उसको पास किया जाए, कि जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात है, तो निजी स्कूल में हम लोग जिस हिसाब से शिक्षा दे रहे हैं उसी के बदौलत आज शिक्षा में जो भी बच्चे कुछ कर रहे हैं वो निजी स्कूल के बदौलत कर रहे हैं। लेकिन जो अभिभावक है उस पर बहुत ज्यादा भार पड़ जाता है, क्योंकि हर एक साल यहाँ पे फीस वृद्धि होती है और किताबों की जो भरमार है उसको तो सब लोग जान रहे हैं। वहीं निजी स्कूलों के शिक्षकों की ये भी मांग है कि बाकी चीजों के अलावा सरकार को ये भी ध्यान देना होगा कि उन्हें निर्धारित वेतन भी मिलना चाहिए, ताकि योग्य शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। अगर किसी निजी स्कूल को तय सीमा से अधिक फीस बढ़ाने की जरूरत होगी तो उसे प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी से इजाजत लेनी होगी। कानून का उल्लंघन करने पर स्कूल प्रबंधन को दंडित भी किया जाएगा। कानून बनाने के लिए राज्य सरकार ने गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल और पंजाब में टीम भेजकर वहां के कानून का अध्ययन कराया था। अभी जो ये विधेयक आ रहा है, इसमें सबसे बड़ा जो रोल होगा वो होगा सरकारी बाबुओं का, जो कि नकेल कर सके इस तरह के प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पर। जो कानून लागू होती है वो बड़े स्तर पर लागू कर दे, छोटे स्तर वाले उसको बंद कर देते, किताब के अंदर रख देते हैं, चालू करने नहीं देते उसको, ताकि इसकी कमाई मर जाए। सरकार का यह विधेयक स्वागत योग्य है, लेकिन इस पर जो तंत्र है, इनके लागू कराने वाले लोग हैं, वो अगर इस पर पूरा ध्यान देंगे और इसको सही तरीके से लागू करेंगे तभी इसका कोई फायदा मिलेगा। बिल तो स्वागत योग्य है, लेकिन यह सही तरीके से लागू हो, इम्प्लीमेंट इसका हो सही तरीके से, यह एक विचारणीय प्रश्न है। आज का अभिभावक अगर किसी चीज से त्रस्त है तो वह निजी स्कूलों की मनमानी से, उसमें सबसे प्रथम उसके एडमिशन के जो चार्जेस हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बिल के अमल में शिक्षा माफिया पर लगाम लगेगी और बिहार के बच्चों को कम खर्च में क्वालिटी एजुकेशन मिल सकेगा। समय के लिए समस्तीपुर से रमेश शंकर, मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी और पटना से रंजन कुमार मंगलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बहुत सीधी सी बात है, एक अच्छा कदम है, लेकिन आशंकाएं लोगों को इस बात को लेकर है कि भाई इसे सही तरीके से लागू किया जाएगा अथवा नहीं। ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि जो हमारे मॉनिटरिंग सेल हैं, जो जिनके भरोसे हम चलते हैं, जिन गवर्नमेंट एजेंसी के बल पर, वो कितने इसमें उदासीन होते हैं या कितने चुस्त होते हैं, ये एक सवाल जरूर है। लेकिन कदम अच्छा जरूर है, इसको लगभग सभी ने स्वीकारा भी। हमारे इस वक्त 3 खास मेहमान मौजूद हैं। प्रोफेसर रूपम यादव, आप कांग्रेस की नेत्री हैं, आपका बहुत स्वागत है। श्वेता विश्वास, आप जेडीयू की प्रवक्ता है, आपका बहुत स्वागत है। और डॉक्टर संजय कुमार, आप शिक्षाविद है, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका बहुत स्वागत है। तो श्वेता जी, कदम तो अच्छा माना जा रहा है, बहुत देर से इसका इंतजार था, चलिए देर से ही सही दुरुस्त लग रहा है। खुश है आप लोग? श्वेता जी, मैं आप ही से बुखाती हूँ। देखिए, प्राइवेट स्कूल जो था वो बच्चों से फीस लेने के मनमानी करते थे जी, और इस पर सरकार ने जो यह अध्यादेश लाने के लिए जो प्रारूप तैयार किया है, प्राइवेट स्कूल रेगुलेशन बिल 2019, निश्चित रूप से यह स्वागत योग्य है और यह सरकार का एक सकारात्मक पक्ष है, क्योंकि जो अभिभावक अपने बच्चों को फीस भरने में असमर्थ होते थे और उनका आर्थिक शोषण होता था, इस बिल से निश्चित रूप से उन्हें राहत मिलेगी और उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। रही बात
कुछ लोग जो है इस चीज के विरोध में अगर उतरना चाहेंगे, चाहे किसी भी अनदर पार्टी के लोग हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यह बिल को सारे लोगों को मिल करके विधानमंडल से पास करना चाहिए ताकि यह एक कानून का रूप ले सके। क्यों लगता है आपको कि विरोध में उतरना चाहिए? क्या प्रोफेसर रूपम यादव कांग्रेस की ये नीति है क्या कि ऐसे फैसले पर आप लोग विरोध करेंगे? चूंकि ये इनको डाउट है कि ये 10 सालों के राज में इतने दिनों से कई बार जो प्राइवेट स्कूल के जो खास करके अभिभावक जो रहे हैं बच्चों के, कई बार उन्होंने आंदोलन किया है, कई बार इस मैटर को रोड पर लाया गया है, लेकिन उस समय तक सरकार के प्रायोरिटी में ये था ही नहीं कि जो निजी स्कूल की जो मनमानी है उसको कैसे रोका जाए, उस पर लगाम लगाई जाए। क्योंकि सरकार जो गवर्नमेंट स्कूल जो ऑलरेडी चल रहे हैं उसकी जो खस्ता हालत है उस पर सुधार करने के लिए कभी सोची ही नहीं, जिसका नतीजा यह है कि प्राइवेट स्कूल का मनमानी हो गया है और कुकुरबुत्ते की तरह हर जगह ये स्कूल खुल रहे हैं। इसका जो रूल्स रेगुलेशन है कहीं भी सही तरह से फॉलो नहीं हुआ, कहीं एक रूम में तो कहीं अपार्टमेंट में, कहीं 2 रूम में चल रहा है, कहीं गली में चल रहा है, न बच्चे के खेलने की व्यवस्था है, न सिक्योरिटी की व्यवस्था है, न उसके खाने पीने की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न शौचालय की व्यवस्था है, और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया गया और कई जगह तो पेपर में ही मान्यता प्राप्त मिल चुका है उन स्कूलों का, जबकि धरातल में कहीं भी वो स्कूल दिखता ही नहीं है। लेकिन ये तो ऐसी स्थिति में प्राइवेट स्कूल की तरफ लोगों का झुकाव है। ठीक है, वो एक अलग इशू है डिबेट का कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था कितनी खस्ताहाल है, जिन कारणों से न चाहते हुए अभिभावक निजी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए। लेकिन ये जो पर्टिकुलर डिसीजन गवर्नमेंट का है, लंबित मांगे थी, लेकिन जब भी फैसला लिया तो सही। ये फैसला ठीक है, अभी इस पर विचार हो रही, क्या ये विचार पहले होनी चाहिए थी? और दूसरा, अभी ये इलेक्शन का समय है और ये इलेक्शन के समय में कितना ये लागू हो पाएगा, कितना फ्रूटफुल होगा, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो क्या ये केवल वोट की राजनीति के तहत इस तरह का प्रयास हो रहा है या सिर्फ ये धरातल पर उतरेगा या नहीं? जो इस तरह की व्यवस्था में कभी भी रोकने का प्रयास नहीं किया गया, कोई ऐसे सख्त कानून नहीं बने जिस पर कि मनमानी को रोका जा सके, कभी भी ऐसे स्कूलों की मॉनिटरिंग नहीं की गई कि क्या चल रहा है, कभी भी अभिभावक के साथ इस तरह की कभी मीटिंग नहीं की गई, उनकी जानकारी में कोई भी चीज में बिल्कुल अननोन चल रहे हैं, या फिर पिछले रास्ते से, चूंकि अधिकतर स्कूल ऐसे भी है, मैं आरोप नहीं लगा रही हूं, लेकिन अधिकतर मैं जानती हूं कि कुछ ऐसे स्कूल है जिनमें बड़े लोगों के ही स्कूल चल रहे हैं, तो क्या उनको इसकी जानकारी नहीं है कि क्या फी चल रहा है, कहां से कपड़े लेने हैं, कहां से उनकी पोशाक लेनी है, कहां से बुक खरीदने हैं, ये सारा ऑथराइज किया जाता है कि या तो स्कूल से खरीदिए, नहीं तो उनके द्वारा जो दुकान की जानकारी दी जाती है आप सिर्फ वहीं से लीजिए। तो ये मनमानी नहीं तो और क्या है? यह बात कांग्रेस के लोग बोलेंगे, ये गरीब के पहले राजा के साथ होने का काम किया था, स्कूल के चौपट करने का उन्होंने काम किया था। उसके मदर फादर यानी उसके अभिभावक जो बच्चे को पढ़ाने मैं समझ गया, मैं अनुपम जी आपके पास फिर रुक करूंगा। डॉक्टर संजय कुमार, इसमें एक प्रावधान संभवतः ये भी है कि यदि आप मनमानी फीस वसूलते हैं बिल पास होने के बाद, तो रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो सकता है। एक बड़ी कार्रवाई ये है। दूसरा कि जब सरकार ने एक पैरामीटर बना दिया है 3 से 7, अधिकतम 7% तक आप फीस बढ़ोतरी कर सकते हैं, तो यदि उसके ऊपर कोई भी स्कूल मनमानी यदि करता है या आगे करने की कोशिश करेगा, तो अभिभावकों को इस बारे में जानकारी तो हो ही जाएगी कि आप इसे ले नहीं सकते हैं। तो फिर क्या कोई बैकडोर फीस का भी कोई तरीका होता है क्या कि कुछ और भी मद में बढ़ा चढ़ा के 7 की जगह 14 कर दो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है प्रोविजन, क्योंकि जो स्कूल जो फी लेते हैं बजाते उसका फी कार्ड इशू करते हैं या उसका रिसीट होता है, हाँ, एक बुकलेट होता है या एक रिसीट इशू करते हैं, या जो उनके पास जो कंप्यूटराइज जो तरीका है अकाउंटिंग की, उसके माध्यम से वो पेरेंट्स को ये भेजते हैं, मेल भेजते हैं कि भाई आपका फी स्ट्रक्चर ये है। तो पेरेंट्स के जिनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको तो पता है कि भाई हमारा बच्चा का ये फी स्ट्रक्चर है। अब वो फी स्ट्रक्चर में अगर 6 या 7% से अगर अधिक की बढ़ोतरी इस बार के सेशन में स्कूल ने की, तो उनको पूरा राइट है कि उसके खिलाफ वो जो एक्ट है, मतलब अगर विधेयक के तौर पर ये पारित करा लेती है सरकार, तो उस एक्ट के तहत ये कोर्ट में जा सकते हैं
और निश्चित रूप से उस स्कूल पर कार्रवाई होगी कि जब आपकी सरकार, चूंकि राज्य सरकार ही स्कूलों को एनओसी देती है, बोर्ड अलग अलग हो सकते हैं, कोई सीबीएसई बोर्ड है, कोई आईसीएसई बोर्ड है, कोई स्थानीय जो बिहार का जो बोर्ड है उससे एफिलिएटेड हो सकता है, लेकिन सारे बोर्ड को एफिलिएशन के पहले सरकार जो होती है वही एनओसी देती है। और जब वो सरकार ने ये लॉ बना दिया तो आप जैसे ही सरकार के एक्ट के खिलाफ जाएंगे, आप तो कानूनी प्रावधान के तहत चले जाएंगे, आपको सजा मिल जाएगी। लेकिन दूसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो पार्ट है कि एक सर्वे सरकार को भी करानी चाहिए कि कितने स्कूल ऐसे हैं जो 20%, 25% फी की बढ़ोतरी करते हैं। कई स्कूल तो ऐसे हैं जिनका कि खुद की बढ़ोतरी 5%, 6%, 7% वो करते हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी साल फी की बढ़ोतरी नहीं भी करते हैं। वो छोटे और मंझोले स्कूल है। तो ये बड़े स्कूलों पर अगर इस तरह की नकेल लगती है, निश्चित रूप से सरकार का एक सकारात्मक कदम है। और अभिभावकों एक और बात हमें समझनी होगी इसमें कि ये जो पैरामीटर है ये फीस को लेकर, यानी ट्यूशन फी स्कूल की जो है उसको लेकर है जी। तो बाकी और भी मद के नाम पर जो स्कूल वसूली करता है, क्या उस पर भी कोई क्रॉस चेक होगा क्या इसके जरिए? नहीं, वो तो जैसे मान लिया जाए कि जो स्कूल कहीं किसी बोर्ड से एफिलिएटेड नहीं है तो उनके बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो स्कूल डिफरेंट बोर्ड से एफिलिएटेड होते हैं, चाहे वो सीबीएसई से हो, आईसीएसई से हो, बिहार बोर्ड से हो, उनका बजाय एक अकाउंटिंग होता है और उनको हर साल प्रोड्यूस करना पड़ता है कि भाई आप एडमिशन फी के अगेंस्ट में क्या लेते हैं, आप एनुअल चार्जेज के तौर पर क्या लेते हैं, आप मिसलेनियस के तौर पर क्या लेते हैं। और अगर वो मनमानी करते हैं, चूंकि हर साल उनको एक लिस्ट भेजना रहता है, और अगर वो लिस्ट में मनमानी करते हैं तो अभिभावकों को उसके अगेंस्ट में भी इस एक्ट के तहत जाने का अधिकार होगा। लेकिन ये बताइए सर, चूंकि आप स्वयं शिक्षाविद हैं, मैं श्वेता जी आपका साथ आऊं उसके बाद, चूंकि तमाम चीज क्लियर करना जरूरी होता है। आमतौर पर ये शिकायतें मिलती रही हैं स्कूलों को लेकर, खासकर प्राइवेट स्कूल्स जो है, गवर्नमेंट ने एक नकेल कसा जी, ठीक है हम फीस आपने कहा हम 7% तक मैक्सिमम बढ़ाएंगे। अब एनुअल मेंटेनेंस चार्ज या दूसरे और भी जो कई सारे उसमें दिए हुए रहते हैं प्रावधान, उसके तहत वो कुछ पैसा उस पर बढ़ाते रहते हैं। तो वो कितना स्वागत योग्य है और कितना उस पर आपत्ति होनी चाहिए? नहीं, देखिए इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। मान लिया जाए कि प्राइवेट स्कूल वालों ने भी एक बार डिमांड किया था कि भाई अगर जो स्कूल है उस स्कूल में जो आप इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई होता है उसका कॉमर्शियल रेट नहीं लिया जाना चाहिए, उसको आप थोड़ा सा, चूंकि स्कूल एक इंस्टीट्यूशन है और उसमें कॉमर्शियल न करके रेसिडेंशियल कर दीजिए। तो स्वाभाविक रूप से अगर गवर्नमेंट का बिजली का रेट बढ़ेगा और अगर कोई स्कूल 300 रुपया इलेक्ट्रिसिटी के अगेंस्ट में एनुअली ले रहा है, तो स्वाभाविक है कि अगर बिजली का रेट बढ़ेगा तो वो 50 रुपया बढ़ाएंगे, 100 रुपया बढ़ाएंगे। लेकिन अगर कोई स्कूल 300 की जगह पर सीधे 800 कर देता है तो वहां पर अभिभावकों को आपत्ति होती है कि भाई 300 रुपया मैं देता था एनुअल अगर बिजली का, 50 रुपया आपने बढ़ाया, वहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन आप बिजली के नाम पर 700 रुपया कर दिया, ये गड़बड़ है। तो जो एनुअल चार्ज जो मिसलेनियस वो लेते हैं तो किस किस मद में वो लेते हैं, मेंटेनेंस के नाम पर क्या लेते हैं, लाइब्रेरी और लेबोरेटरी के नाम पर वो क्या लेते हैं, और सबसे इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि चार्जेज अगर आप लेते हैं तो क्या वो फैसिलिटी आप बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। अगर वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे मान लिया जाए कि किसी अभिभावक को कहीं कोई नाराजगी नहीं होती है कि 100 रुपया अगर आप लाइब्रेरी के नाम पर एनुअली चार्जेस करते हैं और उनके बच्चों को लाइब्रेरी में बैठ करके पूरा साल किताब पढ़ने का आप मौका देते हैं, दैट्स ए गुड थिंग। देखिए सर, देखिए जेन्युइन चीज जेन्युइन होती है और उसमें हर अभिभावक इस बात को समझ लेता है, क्योंकि वो नादान नहीं होते हैं। विरोध वहां होता है जहां जाकर आपको लगता है कि अब अचानक से फीस में इस पिछले बार हम यदि 10,000 रुपया दे रहे थे एनुअली, इस बार 15,000 रुपया अचानक हमें देना बिल्कुल, तो वहां पर 50% की बढ़ोतरी नजर आती है और वो 50% बेहद आपत्तिजनक है। तो श्वेता विश्वास जी, क्या इन सब चीजों का ख्याल रखा गया है इस बिल में? निश्चित रूप से ये सारी चीजों का ख्याल रखा गया है और ये बिहार के बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें सारे लोग को, जो भी हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं या आम पब्लिक है, सारे लोग को इस फैसला का स्वागत करना चाहिए। और इसमें तो हर जो इसका जो नियम रहेगा उसका सब गाइडलाइन तैयार हो जाएगा कि इसमें जो पोशाक पे और जो स्कूल का जो किताब कॉपी जो होते थे, सारी जो व्यवस्थाएं, मोजा होता था, ड्रेस होते थे, हर तरह से जो भी वहां से उपलब्ध कराया जाता था स्कूल से, तो उस चीज के लिए सारे चीजों को ध्यान में रख करके यह कानून
बनने की प्रक्रिया में है, तो निश्चित रूप से इससे सारे लोग को फायदा मिलेगा। अभी कांग्रेस ने एक सवाल उठाया था रूपम यादव जी ने कि भाई अब जबकि चुनाव का मौसम आ गया है, ये रूपम जी आज सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के लोग इतना दिन 2005 के पहले उन्होंने सत्ता में रह करके सुख भोगने का काम किया, जबकि स्कूल की व्यवस्था सब शिक्षा व्यवस्था स्कूल के एक मिनट जब मैं आप चुप रहिए, मैं बोल रही हूँ, उसके बाद आप बोलेंगे। कहने का मतलब कि इतने दिन तक 1990 से 2005 के बीच तक कांग्रेस के लोगों ने राजद के साथ मिलकर के सत्ता भोगने का काम किया। सारे स्कूलों में बैल भैंस जाने लगी थी, कहीं भी स्कूल की व्यवस्था खराब था, हर जगह अस्पताल की व्यवस्था खराब था। तो ये लोग उस समय सवाल नहीं उठाने का काम किया था। आज जब माननीय मुख्यमंत्री जी जो जनता के हित में, बिहार के बच्चों के हित में उन्होंने अधिकार देने का काम किया है, इससे लोगों को जलन नहीं होनी चाहिए, इससे लोगों को जलन नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये हमारी सकारात्मक सोच है, सरकार की सकारात्मक सोच है कि हम जनता के हित में कोई कदम उठाएं। इसमें देखिए ईर्ष्या भाव की बात कहीं से नहीं है, कुछ मुद्दे हैं जिनको उठाना पड़ता है, विपक्ष को भी लोकतंत्र को ध्यान में रखना। जब राजद के साथ काल में थे तो लोगों ने क्यों नहीं उठाया था? ठीक है, बढ़ती व्यवस्था में सब लोग उठाना शुरू कर दिया, बढ़ती व्यवस्था में लोगों ने क्यों नहीं उठाया था? कई व्यवस्था मैं जब अपनी बात कर लूं रूपम जी, मैं आपके पास ही आने वाला हूं। देखिए, आरजेडी का शासनकाल जो था, अव्वल तो हमें वहां तक जाने की आवश्यकता नहीं थी, हम वर्तमान में जीना चाह रहे थे। 1990 से 2005 के बाद के कालखंड को देखें तो इन 14 वर्षों में नीतीश जी लगातार मुख्यमंत्री हैं। बीच के एक कालखंड को यदि हम छोड़ दें तो जीतन राम मांझी, जिनको उन्होंने अपने बिहाफ पर रखा था एक नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर के तौर पर, तो ये जो पूरे 14 वर्ष का जो आपका कालखंड है, उसमें 14वें वर्ष में आकर फीस की मनमानी को रोकने पर सरकार ने विचार किया। हमने कहा कि एक अच्छा फैसला है, लेकिन इस बात को समझने में सरकार को इतनी देर लग जाती है। ऐसी बात नहीं है, जहां कहीं से भी ऐसी समस्या पहले भी आई है तो उस पर कार्रवाई करने का काम किया गया था, अगले टर्म का इंतजार। और ऐसा नहीं है, ये लोग तो विपक्ष के लोग, कोई भी सकारात्मक काम हो, जो भी जनता के हित में कोई काम किया जाता है तो इन लोग को सीधे वह चुनावी मुद्दा दिखता है। हाल फिलहाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर वृद्ध व्यक्ति को, चाहे वह बीपीएल में हो चाहे एपीएल में हो, सारे लोगों को उन्होंने वृद्धा पेंशन देने का उन्होंने ऐलान किया। तो बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार जनता के हित में लेती है। पत्रकारों को उन्होंने 6,000 का पेंशन देने का जो उन्होंने योजना शुरू किया है। तो इस सारे कुल मिलाकर देखें तो सभी लोगों के हित को देखने वाले, समझने वाले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। अब रूपम जी आप बताइए, आप देखिए 2-3 बातें हैं इनके समय में मैं आपकी पूरी बात सुन ली मैंने, क्योंकि समय की भी पाबंदी होती है, थोड़ा ख्याल रखें एक दूसरे का हम लोग। आज इतिहास में देख लीजिए कि सबसे ज्यादा बिहार से लेकर केंद्र तक कांग्रेस के लोगों ने शासन किया है। इतिहास और वर्तमान छोड़ दीजिए, हम इस मुद्दे पर समझ लें, क्योंकि वैसे तो चलेंगे फिर तो 24 घंटे की बहस भी कम पड़ जाएगी। बहरहाल सवाल यह है रूपम जी की एक अच्छा फैसला तो है, जब एक अच्छा फैसला है तो उसके तौर तरीके पर हमको बात करनी चाहिए कि व्हाट नेक्स्ट देन, और क्या नहीं है तो क्या होना चाहिए। क्योंकि निजी स्कूल में आपके भी बच्चे पढ़े हैं, हमारे बच्चे भी पढ़े हैं, और तमाम अभिभावकों के बच्चे जो भी पढ़ा रहे हैं आज की तारीख में, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। तो फिर सवाल ये है कि कहां कहां जाकर हमें चुनौतियां नजर आती थी और कहां जाकर हमें लगता था कि उफ, सरकार कुछ करती क्यों नहीं है। वहां जाकर आपके मन में क्या क्या बातें आती है रूपम जी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज भी ठीक है, ये प्राइवेट स्कूल में ये मनमानी को रोकने का सिर्फ एक प्रयास है। हालांकि अभी ये हकीकत में कितना आ पाएगा ये बहुत दूर की बात है अभी, लेकिन अभी भी जो अभिभावक हैं जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, सरकारी स्कूल के कंपैरिजन में प्राइवेट स्कूल फी जो है वो बहुत ज्यादा है, और कहीं न कहीं अभी भी बोझ उनके ऊपर है। लेकिन ये व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए सरकार ने कभी नहीं सोचा कि सरकारी स्कूल में वो सुविधा, वहां भी तो पेमेंट कर रही है, वहां भी शिक्षक को सैलरी मिल रहा है, वहां भी पैसे खर्च कर रही है, बजट में वहां भी प्रावधान कर रहे हैं, लेकिन क्यों फिर वो नहीं सुधर रहा है, क्यों फिर वो सुविधा नहीं मिल पा रही है उन अभिभावक को, उन गरीब बच्चों को। श्वेता जी, आप लोग बेहतर जानती हैं, बिहार इस वक्त देख रहा है आपका कार्यक्रम। हम बहुत सम्मान पूर्वक बारी बारी से अपने मेहमानों को सुनना और बिहार को जताना चाहते हैं। वही चीज हम कहना एक एक करके इंतजार करिए, हम आपके पास आएंगे, प्लीज वेट कर लीजिए। पहले रूपम जी कंप्लीट कर लीजिए, मैं भी नहीं सुन पाया वो क्या कह रही थी। इसी तो वही कहना चाह रहे हैं कि आज भी अभिभावक परेशान है।
ये सिस्टम अगर लागू होता है, हालांकि अभी इसमें कोई संभावना हमको नजर नहीं आ रही है कि ये पास और धरातल पर कब उतरे, लेकिन आज भी अभिभावक उस हिसाब से तब भी परेशान है। बिल पास होने के बाद क्यों सरकारी स्कूल का फी और प्राइवेट स्कूल के मुझे मेरा काम करने दीजिए, ये दोनों में काफी अंतर है। और ये फी की बात जहां तक हो रही है, बीच बीच में स्कूल में कई ऐसे फी के रूप में लिया जाता है जिसका कभी कभी रसीद भी नहीं दिया और वहां पे है हिडन एजेंडा की बात मैं कह रहा हूं, और बार बार रसीद भी नहीं दिया जाता है। और अभिभावक वो अपने बच्चों को चूंकि वहां पढ़ा रहे हैं, वो कंप्लेन करने से भी अधिकतर कतराते हैं कि चूंकि उनके कहीं बायसनेस के कारण कहीं हो सकता है उनके बच्चे को परेशानी न झेलना पड़े। तो ये सरकार ने कभी भी मॉनिटरिंग का काम नहीं किया, कभी भी मीटिंग नहीं की। आपने वैलिड पॉइंट उठाया है डॉक्टर संजय कुमार, चूंकि आप इस वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, ये बताइए कि हिडन एजेंडा भी होता है फीस बढ़ाने को लेकर, उसमें अलग अलग तरीके के क्राइटेरिया क्रिएट किया जाता है कई बार, जो लगता है कि हम लोग भी कहीं पढ़ लिख कर ही आगे बढ़े थे, तो हमें लगता है कि इसकी आवश्यकता क्या थी, लेकिन अब आपको करना है क्योंकि आपके बच्चे उस स्कूल में हैं, तो आपकी मजबूरी भी है। उस पर कैसे रोक लगे? नहीं, देखिए दो पक्ष है जी। एक पक्ष है ये कि ठीक है, सरकारी स्कूल अगर है, वास्तव में वहां अगर शिक्षक हैं, वहां की व्यवस्था को और थोड़ा बेहतर किया जाए कि अभिभावक सरकारी स्कूल के तरफ भी रुख करें, उनकी विश्वसनीयता भी बढ़े। लेकिन दूसरी तरफ अगर प्राइवेट स्कूल है, तो अभी तो मैं बता रहा हूं कि इधर 6-7 महीना पहले कई बोर्डों ने जो रेगुलेशन दिया, डीओ को, जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, इनको बजाते राइट दिया गया कि अगर कोई स्कूल इस तरह की मनमानी करता है तो आप बजाते जांच करें, जांच करने के बाद उसकी रिपोर्ट जो है वो बजाते उस बोर्ड को भेजे। और मैं तो बार बार कह रहा हूं कि सरकार एनओसी देती है, उसके बाद ही उनको एफिलिएशन मिलता है। तो सरकार तो एनओसी भी ड्रॉ कर सकती है कि भाई ठीक है, आप हमारे रूल को, हमारे रेगुलेशन को नहीं फॉलो करते हैं और बीच बीच में इस तरह से अभिभावकों को आपकी वजह से परेशानी झेलनी पड़ती है, इसलिए मैं आपसे सहमत नहीं हूं। तो मैं कहता हूं कि चेक एंड बैलेंस की जिम्मेवारी तो सरकार की बनती है कि अगर कोई स्कूल अगर बैलेंस आप डीओ के जरिए ही करेंगे ना, बिल्कुल माध्यम तो ही है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है ना कि डीओ को ही सेट कर लिया प्राइवेट स्कूल वालों ने, फिर नहीं है संभव, करते ही हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि आखिर जब एक कोऑर्डिनेशन के तौर पर वो डीओ हैं, तो वो तो सरकार को देखनी होगी ना कि आपके डीओ सेट होते हैं कि नहीं सेट होते हैं। ये तो कहीं ना कहीं सरकार की। श्वेता जी देखिए, ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि वाकई ईमानदारी से इस बिल को लाया जा रहा है, तो ईमानदारी से लागू हो और ईमानदारी से वो जिम्मेदार और जवाबदेह अधिकारी, क्योंकि कम से कम कहीं तो हम ईमानदार हो जाएं। बच्चे पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, और अभिभावकों की जेब यदि थोड़ी मजबूत रहेगी तो अपने बच्चों को और बेहतर शिक्षा दे पाएंगे। उसके लिए कहीं ना कहीं पूरे ऑनेस्ट एफर्ट्स की आवश्यकता है। इससे सहमत है आप? पूरी तरह से मैं सिस्टम सुधर जाए तो मुझे लगता है कि सरकारी स्कूल मनमानी करने से वो डरेंगे। मैं श्वेता जी से पूछ रहा हूँ। नीतीश कुमार जी का शासन व्यवस्था है, इसमें सारे सिस्टम में जो लोग भी रहेंगे वे कुछ गलत करने से पहले 100 बार सोचेंगे। अगर कोई गलत करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। चलिए, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।